पिछले लेक्चर में अपन ने ये पढ़ा था, जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो चार तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। उसमें अपन ने कहा था कि फर्स्ट जो होती है वो होती है एनएसआर। एनएसआर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हर बार कितनी बार बोर्ड में क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। इसके दो टाइप की अपन ने याद होगा था आपको, पिछले लास्ट लेक्चर में अपन ने ये देखा था कि इसमें जो फर्स्ट था वो तो कहा था कि एनएसआर दो तरह के होते हैं। एनएसआर यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब वो दो तरह के में भी फर्स्ट जो था वो SN1, जिसको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और दूसरा जो होता है वो होता है SN2। SN1 और SN2 यानी कि बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। आपको पता है अपन SN1 का पिछले लेक्चर में जिक्र कर चुके हैं। उसमें कहा था अपन ने कि SN1 जो होती है वो उसमें हैलाइड का जो होता है वो सब्स्टिट्यूशंस होता है किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। अब सेकेंड नंबर पे अपन जो पढ़ने वाले वो है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, या इसको SN2 भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड में अभी तक कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। SN1 SN2 का इस साल भी, इसी साल के पेपर में हर साल यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरह अलग अलग तरीके से फॉर्म किए जाते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए SN1 और SN2 के बारे में फ़िलहाल अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो दीज रिएक्शंस आर कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप। ये जो रिएक्शंस है SN2 ये क्या सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। आपको पता है अपन ने जब SN1 की बात की थी तो कहा था कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। सेकेंड जो है वो ये इन दिस रिएक्शंस ओनली द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट टेक्स प्लेस, दैट इज़ नो इंटरमीडिएट इज़ फॉर्म्ड। यानी ये कह रहा है कि इस रिएक्शंस के अंदर किसी भी तरह की इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता। ओनली क्या होती है, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट ही जो है फॉर्म होती है। अब फ़र्क क्या दोनों में कि इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में क्या फ़र्क है, सिंपल से यूँ समझ सकते हैं। किसी चीज़ को जैसे रिप्लेस करना है, एक में क्या होता है कि वो आगे वाला जब हटा तब दूसरे ने अटैक किया, तो जब वो चीज़ हटने के बाद में जो बीच में चीज़ बन रही है अटैक करने से पहले, जैसे मान लो मैं A को हटाऊंगा और B को रखूंगा उसकी जगह, तो A हटने के बाद में जो स्थिति आ रही है वो कहलाती है इंटरमीडिएट। कई बार क्या होता है कि A हटा नहीं, उससे पहले B आ गया उसकी जगह, तो वो जो दो A और B दोनों जो एक साथ जुड़े वो कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट, तो वो होता है SN2 के अंदर। समझ गई होगी बात को, पीछे अपन एग्जाम्पल लेकर के करने वाले तो समझ में आ जाएगी चीज़ें। समझ आई बात। ये कह रहा है कि जो सेकंड है ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। दूसरा कह रहा है कि इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, ओनली ट्रांजिशन स्टेट आती है। थर्ड पॉइंट है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ द एलिमिनेटिंग न्यूक्लियोफाइल X माइनस यानी हैलाइड्स। ये कह रहा है कि जिस तरफ से हैलाइड हटेगा, यानी हैलाइड अगर मान लो इस जगह जुड़ा हुआ है, अगर मैं ये समझाऊँ आपको, तो जिस जगह से अगर हैलाइड हटेगा उसके जस्ट अपोजिट से 180 डिग्री के एंगल से बनाता हुआ दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। बात समझ में आ गई आपको। यानी अगर आपका जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं कहूँ कि हैलाइड, ये वाला आपका हैलाइड हट रहा है, तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो जस्ट इस तरफ से ऊपर से अटैक करेगा, यानी इसके जस्ट रिवर्स 180 के एंगल बना करके अटैक करता है। बात समझ में आ गई। उसमें क्या होता था SN1 के अंदर, वहाँ दोनों तरफ से किसी भी डायरेक्शन से अटैक हो सकता था। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। डिफरेंस, एक तरह से डिफरेंस भी पूछे जाते हैं बोर्ड में कि SN1 SN2 के बीच में डिफरेंस भी आए हुए अभी तक एग्जाम में। इसी को इट इज़ कॉल्ड बैक साइड अटैक और रेयर अटैक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है। ये भी कई बार नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रेयर अटैक जो होता है वो कौन से रिएक्शंस के अंदर कंप्लीट होता है, तो आप बोल सकते हो SN2 के अंदर या बैक साइड अटैक। फोर्थ डिफरेंस जो है वो कह सकता है कि इन द ट्रांजिशन स्टेट बोथ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड एलिमिनेटिंग न्यूक्लियोफाइल X माइनस आर पार्शियली अटैच टू द सेंट्रल कार्बन एटम। ये तो बात ऊपर समझ में आ चुकी होगी। ये कह रहे हैं ट्रांजिशन उसी को कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब यही होता है कि दोनों चीज़ें, लिविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप, दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उसको कहा जाता है, यानी कि पार्शियली अटैच होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। पीछे पर एग्जांपल्स में समझ आ जाएगी चीज़। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो रेट ऑफ रिएक्शंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इबॉक्स जो है वो कंसंट्रेशन को दिखाता, पता ही आपको। RX यानी अल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल यानी रेट ऑफ रिएक्शंस दोनों
ये जो दोनों है इसमें अल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इसलिए दो मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको कहा जाता है बाईमॉलिक्यूलर। ठीक है, अब आपको कई बार कन्फ्यूजन मन में बैठ जाता है कि रिएक्शंस जो है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, फिर इसको SN2 क्यों बोलते हैं। तो ये आंसर जो है वो यहाँ से आता है कि ये दो कि जो दोनों की कंसंट्रेशन जो है उस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए को कहा जाता है इसको बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्जेक्ट। उसमें पता होगा SN1 में सिर्फ एक पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये प्राइमरी में शुरुआत में यही इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसी पर डिपेंड, इसलिए SN1 कहा जाता है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है, इन दिस रिएक्शंस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स अपोजिट टू द ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इट इज़ कॉल्ड द वॉल्डन इन्वर्जन। अब ये बात समझ में आ चुकी है कि जिस तरफ से आपका रिएक्टेंट का हैलाइड जुड़ा रहता है, आपके प्रोडक्ट के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो जस्ट रिवर्स आपको नज़र आ रहा होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है, अपोजिट हो जाती है इसका ओरिएंटेशन, इसको कहा जाता है वॉल्डन इन्वर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि वॉल्डन इन्वर्जन किस में होता है, तो क्या बोलोगे SN2। और कई बार क्वेश्चन आता है कि रेसिमिक मिक्सचर किस में बनता है, तो आंसर क्या जाएगा SN1, क्योंकि अपन ने कहा था ऑप्टिकल आइसोमर होता है और SN1 मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है रिएक्शंस। ठीक है, अब जो सेवन्थ पॉइंट है वो रिएक्टिविटी। अब पता होगा आपको रिएक्टिविटी के अंदर जो टर्शरी होता है 3 डिग्री होता है वो SN1 देता है। SN1 जो है वो 3 डिग्री के अंदर बहुत ईजीली होता है, तो ये जस्ट रिवर्स। अब आपको एक बात समझ में आ चुकी है कि जो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो जस्ट क्या करता है, अपोजिट आता है। अब यहाँ समझिए, ये आपका प्राइमरी ये मिथाइल हैलाइड है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी और ये टर्शरी है। अब एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि अगर मैं यहाँ से हैलाइड, ये वाला जो हैलाइड है, अगर ये वाला जो अगर आपका हैलाइड है वो ये वाला हैलाइड जो है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो है वो 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच है। यानी अगर आपका इसको हटा कर के, आपको पता है ये वाला हटेगा तो नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से, इस तरफ से अटैक करने वाला है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि यहाँ तो ऑलरेडी 3 बड़े ग्रुप ने इसको घेर रखा है, तो इसमें आने में दिक्कत होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें फिर भी कम है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा ग्रुप ने घेर रखा है, यहाँ और कम है और यहाँ बिल्कुल एक ही है। तो आप समझ सकते हो कि जितने ग्रुप ज़्यादा होते हैं उसमें अटैक करने में उतना दिक्कत होती है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर SN2, तो आप देख सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस यूँ इंक्रीज है तो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज। समझ सकते हो, तो यहाँ इस में आपका SN2 आसानी से, फिर इसमें इसमें समझ सकते हो कि 3 डिग्री के अंदर जो रिएक्टिविटी है वो मिनिमम होती है, किसमें, SN2 के अंदर। तो अपन कह सकते हैं therefore primary alkyl halides react by SN2 mechanism and tertiary alkyl halides react by SN1 mechanism. Secondary alkyl halides will react either by SN2 or SN1. It depends upon the nature of solvent and न्यूक्लियोफाइल। ये कह रहा है कि प्राइमरी जो है, आप बस सिंपल से पॉइंट है, प्राइमरी अल्कालाइड जो वो कौन सा मैकेनिज्म के द्वारा होता है, SN2, और जो टर्शरी है वो किसके द्वारा करता है रिएक्शन जो है वो SN1। और अगर मान लो कि अगर सेकेंडरी है तो वो दोनों मेथड्स इस्तेमाल हो सकता है, SN1 भी कर सकता है और SN2 भी कर सकता है। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो यानी सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब सिंपल सा एक एग्जांपल है, देखिए ये आपका कार्बन 3 मिथाइल यानी मिथाइल क्लोराइड है। अब Cl वो क्या है, एलिमिनेटिंग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ चुका है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अगर ये SN1 होती तो सीधा Cl हटता, यहाँ कार्बोकैटायन आता, लेकिन ये कौन से मैकेनिज्म होने वाले, SN2। तो ये क्या होगा, आप समझ सकते हैं, इसी को मैंने ट्रांजिशन स्टेट कहा था, समझ रहे बात। ये Cl और न्यूक्लियोफाइल यानी आपका जो एलिमिनेटिंग न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप है, और जो अटैकिंग है वो दोनों के दोनों एक साथ अटैच है, इसीलिए को कहा जाता है, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। समझ के बात को। अब क्या होगा, Cl हटेगा और न्यूक्लियोफाइल, देखिए न्यूक्लियोफाइल आपका Cl जो है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो जस्ट इसके 180, तो हो गया वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये था पूरा आपका SN2 मैकेनिज्म। याद रखिएगा SN1 SN2 एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा वो रिएक्शंस कंप्लीट होती है। अब कुछ क्या रिएक्शंस हम NSR दी गई है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आ सकती है एग्जाम में और पूछी जाती है। फर्स्ट है ये जो अपन रिएक्शंस पढ़ने वाले आगे 11 तरह की रिएक्शंस में NSR आएगी। इसमें फर्स्ट जो है यानी कुछ रिएक्शंस है जो कौन से मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं,
यानी SN1 और SN2 दोनों तरीके से हो सकता है। सिंथेसाइज ऑफ अल्काइल साइनाइड, अल्किल हैलाइड है, पोटेशियम साइनाइड लिया गया है और रिएक्शंस क्या होगी समझ सकते हैं, X हटेगा और साइनाइड उसकी जगह आ जाएगा। तो आपके R साइनाइड आ चुका है, पोटेशियम हैलाइड रिलीविंग हो चुका है यहाँ से। अब मैंने R की जगह क्या ले लिया, मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड, पोटेशियम साइनाइड, होगा क्या, साइनाइड Cl को लीव करेगा, हटाएगा, तो ये हो जाएगा मिथाइल साइनाइड पोटेशियम क्लोराइड। अब याद रखिएगा जो आपके इस रिएक्शंस में जो अल्काइल साइनाइड बन रहा है, यानी इस कंडीशन में क्या, मिथाइल साइनाइड, ये आगे भी रिएक्शंस देता है। अगर इसको मैं अगर आगे रिएक्ट करवाए अलग अलग रिएजेंट के साथ में, तो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। अपन यही देखने वाले हैं अभी। जैसे आप देख सकते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड so obtain gives acid, partial hydrolysis gives amide and reduction gives primary amine। समझ गए बात को, यानी ये आपका मिथाइल साइनाइड है। अब मिथाइल साइनाइड जो है वो इन चार के साथ में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहला जो लिया गया मिथाइल साइनाइड को जो है वो रिएक्शन करवाई गई है, यानी इस कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होने वाला है, इनका वाटर के साथ में कंप्लीट ब्रेक होगा। ये 2H2O प्लस डाइल्यूट HCl लिया गया है और बन क्या रहा है प्रोडक्ट में, आपका एसिटिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। ये रिएक्शन कैसे हो रही है समझ सकता हो आपकी, इसमें सब दो वाटर के मॉलिक्यूल है, 2H प्लस और 2OH माइनस है। अब आप समझिए कि यहाँ क्या हो रहा होगा कि ये N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो N के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ये दो बॉन्ड मान लो ब्रेक हो चुके, ठीक है। तो दो नेगेटिव आ चुका, तो दो नेगेटिव आती है, दो तो H आ चुका होगा इसके ऊपर, तो ये बन चुका होगा NH2। इसके ऊपर क्या आ चुका होगा, OH, दो OH आ चुके होंगे। अब तीसरी बार अगर ये ब्रेक होगा तो ये बनेगा NH3 और ये बनेगा OH, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये NH3 जो है ये HCl के साथ में क्या बना देगा, NH4Cl, अमोनिया बेस और HCl एसिड, ये सॉल्ट बन चुका है। और यहाँ आपको पता 3 OH है, OH, तो याद रखें एक OH, एक कार्बन के ऊपर दो OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो एक जो OH है, दूसरा OH होगा, वो क्या हो जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर और एक डबल बॉन्ड O और तीसरा OH, तो ये बन जाएगा आपका CH3COH एसिटिक एसिड। ठीक है, समझ में आ चुकी बात। सिंपल सा क्या करना है, आपको वाटर को ऐड करवाते जाना है। यहाँ पर सेकेंड बार जो है वो टीन प्लस HCl वाटर पार्शियल रिडक्शन चल रहा है, इसको कहा जाता है स्टीफन रिडक्ट रिएक्शंस कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट का नाम आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो चुकी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रहा है, यानी एक तरह से इसी तरीके से रिएक्शन चल रही है। इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड O खुल चुका है, डबल बॉन्ड O खुल, ये जो एंड इसको खोल दो आप, C ट्रिपल है जो एक बॉन्ड को रखो, दो को खोल दो, इसकी जगह डबल बॉन्ड O लेके आ जाओ, तो C डबल बॉन्ड हो चुका है। इसको यहाँ से ब्रेक कर दो और यहाँ को HH जुड़वा दो। HH अगर मैं सिंपल से अगर आपको कहूँ तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, H दो NH2 और ये NH3 आपका बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा C, जो C डबल बॉन्ड O और यहाँ जाएगा H, यानी एसिटाल्डिहाइड। तीसरा जो है वाटर कंसर्न HCl के साथ में क्या होगा, वाटर के साथ में ये बन जाएगा आपका अमाइड। इसमें क्या हो रहा है आपका कि ये आपका डबल बॉन्ड O जो है खुलेगा तो OH नीचे भी OH, यानी दो OH तो कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे और NH2 हो जाएगा। और ये OH अभी बताया कि एक कार्बन पर दो OH क्या होते हैं, अनस्टेबल, तो ये डबल बॉन्ड O निकल जाएगा यहाँ से और ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और NH2 एमाइड, इथेनामाइड। अभी कहा था कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अगर होता है तो क्या बनता है, एमाइड, ये आपका एमाइड इथेनामाइड। ठीक है, अगर रिडक्शन करवाए, इसका कंप्लीट रिडक्शन अगर चले, मैंडियस रिएक्शन कहा जाता है, याद रखिएगा। तो 4H है तो दो बॉन्ड को ब्रेक कर दो, 2H कार्बन के ऊपर, 2H N के ऊपर, बन जाएगा NHCH2 इथेन एमीन, प्राइमरी एमीन बन जाएगी। बात समझ में आ गई। ये मैंने क्या किया, मिथाइल
साइनाइड जो था उसका आगे रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल किया, यानी वो खुद रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। सेकेंड जो रिएक्शंस है वो दी गई है फॉर्मेशंस ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, यानी किस तरीके से आइसोसाइनाइड बन सकता है। इसमें लिया गया है RxAgCN सिल्वर साइनाइड, तो ये बन जाएगा आपका RnC यानी आइसोसाइनाइड, ये बन जाएगा AgX। मिथाइल क्लोराइड ये बन मिथाइल, अगर मैंने R की जगह क्या लिया CH3, AgCN वो का वही है, तो बन जाएगा ये आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड AgCl। एक चीज़ अपन याद रखिए कि अगर मैंने अभी पीछे फर्स्ट रिएक्शन जो अपन NSR की पढ़ी है उसमें अपन एक चीज़ कही है कि अगर KCN अगर लिया जाता है KCN हैलाइड के साथ में तो यहाँ क्या बन रहा था साइनाइड, और अगर AgCN है तो बनता आइसोसाइनाइड। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड फ्रॉम KCN, यानी KCN से बनता है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड फ्रॉम AgCN। तो इसकी वजह, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये अपन देखिए, इसके पीछे वजह ये है KCN has ionic nature, therefore cyanide ion act as a attacking reagent in which carbon atom is nucleophile, hence RCN alkyl cyanide is formed। इसकी वजह देखिए, अपन ने क्या कहा, अगर कभी अल्काइल हैलाइड के साथ में पोटेशियम साइनाइड है तो प्रोडक्ट आपका क्या बनता है अल्काइल साइनाइड, और अगर सिल्वर साइनाइड है तो बनता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। इसके पीछे वजह ये होती है क्योंकि KCN इज अ आयनिक नेचर, ये प्लस माइनस वाला प्रोडक्ट है, कंपाउंड है। K प्लस और CN माइनस वाला ही कंपाउंड है, तो कार्बन के ऊपर जो है वो क्या आ जाता है नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड कार्बन और K के बीच में होता है, तो कार्बन पर चला जाता है नेगेटिव चार्ज। तो बॉन्ड जो जब साइनाइड अटैक करेगा नेक्स्ट पर, जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, तो वहाँ पर वो किसके साथ में, R के साथ में C से बॉन्ड बनाएगा, और आपको पता ही है C से बॉन्ड बनते हैं तो उसको क्या कहा जाता है साइनाइड। बात समझ में आ गई। तो इस वजह से यहाँ पर साइनाइड बनता है। और सिल्वर साइनाइड में क्या होता है कि कोवेलेंट AgCN इज ए कोवेलेंट कंपाउंड एंड बिकॉज of the presence of lone pair of electrons on nitrogen atom, here nitrogen atom is nucleophile and hence by containing with nitrogen alkyl isocyanide is formed। कहने का मतलब ये हो गया कि AgCN एक क्या है, एक तरह का कोवेलेंट कंपाउंड है, और इसके बीच में डिफरेंस आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। तो नाइट्रोजन पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो आने जब ये अटैक करेगा तो ये कार्बन की तरफ से बॉन्ड नहीं बनाएगा R के साथ में, ये किसकी तरफ से बनाएगा N की तरफ से, और N से बनाएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा सीधा आइसोसाइनाइड। ठीक है, थर्ड जो है वो क्या है सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल, RX अल्किल हैलाइड एक्वस KOH, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। OHX को क्या करेगा रिप्लेस, इसकी जगह मैंने R की जगह क्या लिया CH3 प्राइम, मिथाइल लिया इथाइल क्लोराइड, एक्वस KOH तो क्या बन जाएगा इथेनॉल। आपने Cl ने OH ने Cl को क्या कर चुके हैं रिप्लेस किया। फोर्थ जो है वो सिंथेसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइट, RX पोटेशियम नाइट्राइट है। देखिए नाइट्राइट ये वाला होता है, इसमें O से बॉन्ड बनता है। नाइट्रो नाइट्रेट में कोई फ़र्क नहीं है, नाइट्राइट में O से बॉन्ड बनता है जिसके साथ बन रहा है, और नाइट्रो में क्या होता है N से बॉन्ड बनता है। तो ये आपका नाइट्राइट है, पोटेशियम नाइट्राइट, इसके साथ में रिएक्शन चल रही है तो आपका अल्काइल नाइट्राइट बन जाएगा। R की जगह CH3Cl या पोटेशियम नाइट्राइट, तो ये आपका बन चुका मिथाइल नाइट्राइट KCl। ठीक है, और यहाँ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। अब देखिए सिल्वर नाइट्राइट लिया है तो आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है NO2 से आया, यानी अल्काइल नाइट्रेट बन रहा है, नाइट्रो एल्केन बन रहा है AgX। अब यहाँ R की जगह मैंने CH3CH2 और X की जगह Br लिया, ये कि वही सिल्वर नाइट्राइट है, तो ये आपका बनेगा नाइट्रो इथेन। अब कारण देखो सीधा सा वही सिंपल वाली वही बात हो रही है। अभी ऊपर ने अपन ने ये समझाया कि अब ऊपर अपन ने कहा था कि KCN होता है तो क्या बन रहा था साइनाइड, और AgCN होता तो क्या बनता था आइसोसाइनाइड। तो यहाँ समझ सकते हैं जब KNO2 हो तो नाइट्राइट और AgNO2 हो तो नाइट्रो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टोटल ये 11 तरह की NSR की रिएक्शंस दी गई है, जिसमें अपन ने 5 कंप्लीट किए। ठीक है, आपको नोट्स बनाने हैं और समय समय पर आपको नोटबुक में लिखना और याद भी करना इनको।